नमस्ते मनोज जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। नमस्कार जी। जी नमस्कार मनोज जी। तो नमस्कार। नमस्कार सर। बाजार देखते हैं अब सोनी आज। का इसका और बोला जाए क्या? गोल्डन ईयर में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल। गोल्ड की चर्चा हो रही है। जी। ये स्वर्णिम साल है। पिछले 10 सालों से सोना चल ही रहा है। जी। तो सर बाजार जो है वो फ्लैट रहा। एक्टिव स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड बजाज फाइनेंस। टॉप फाइव गेनर्स रहे श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा एंड हिंडाल्को। टॉप फाइव लूजर्स रहे अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, बजाज ऑटो, जियो फाइनेंशियल एंड टाटा मोटर्स। सेंसेक्स 10 पॉइंट्स ऊपर रहा, क्लोजिंग एट 74,612। निफ्टी 2.50 पॉइंट्स नीचे रहा, क्लोजिंग एट 22,545। तो मनोज जी बाजार के बारे में आप क्या कहेंगे? हम पहले सुन रहे थे कि प्रोबेबली बजट के बाद हम मार्केट में कुछ हाल देखेंगे। लेकिन फरवरी पूरा निकल गया है और बाजार जो है वो नीचे ही गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो व्हाट आर योर कमेंट्स? हाँ बिल्कुल। नमस्कार प्रिया जी, नमस्कार सेठी साहब। जहाँ तक इक्विटी मार्केट का सवाल है तो हम कह सकते हैं कि ये काफी जो है वर्स्ट पीरियड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जी। ये लगातार पांचवा महीना होगा कि हम हम्म। मार्केट को नेगेटिव जो है यहाँ टेरिटरी में बंद होते हुए देखेंगे। और ये पिछले 30 सालों में एक रिकॉर्ड भी होगा प्रिया जी की जी। लगातार 5 महीने तक जो है मार्केट कंटिन्यूशन में गिरा है। हम्म। जहाँ तक बजट का सवाल है तो बजट उम्मीद के मुताबिक ही था, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो यूएस टैरिफ को लेकर के दुनिया भर में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, हम्म। उसके चलते यहाँ पे लगातार जो है प्रेशर बना हुआ है और एफआईज जो है वो लगातार भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रही है। हम्म। तो यहाँ जब तक एफआईज की बिकवाली थमेगी नहीं तब तक एक स्टेबिलिटी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हम्म। और गवर्नमेंट का भी यहाँ प्रयास है कि कैसे भी जो है एफआईज की बिकवाली पे लगाम लगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं तो वो मार्केट के लिए तो फेवरेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं एफआईज का जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर नहीं हो पा रहा है। हम्म। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे एफआईज की बिकवाली थमने का मार्केट इंतजार कर रहा है, और अगर वहां पे विराम लगता है तो निश्चित रूप से एक रिकवरी जो है मार्केट में देखने को मिलेगी। हम्म। अगर हम प्राइस वाइज देखें तो हम जो वैल्यूएशन है वो काफी रिजनेबल हो गए मार्केट के, और स्टॉक्स अपने ऊपरी लेवल से काफी अच्छे करेक्शन जो है वो दे चुके हैं। तो हम्म। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़े समय में जो है जो एफआईज की बिकवाली है वो रुकती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी जो है भारतीय बाजारों में देखने को मिले। जी। तो सर न्यूज़ सुनते हैं और फिर आपसे गोल्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। विनिची हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो विनिची लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी है, ने हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि व्यापक वयस्क और बाल चिकित्सा हृदय सेवाओं का विकास किया जा सके। रामको सिस्टम्स ने फिलीपीन एयरलाइंस के घरेलू पीएल एक्सप्रेस पीएलईएक्स बेड़े के संचालन के लिए अपने एविएशन सॉफ्टवेयर के सफल कार्यान्वयन की घोषणा की है। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने पेमेंट्स ऐप पेटीएम में वास्तविक समय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एआई संचालित इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए परप्लेक्सिटी के साथ साझेदारी की है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने उन्नत जीपीयू और एआई सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज एडब्ल्यूएस इंडिया के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी शक्ति ईवी मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड में 6 करोड़ रुपए का निवेश किया है ताकि व्यवसाय को शुरू और विस्तारित किया जा सके। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड को त्रिपुरा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी से 2 एचपीएस बड़ी कृषि सौरक्रम के लिए एक कार्य आदेश प्राप्त हुआ है। मान एल्यूमिनियम लिमिटेड ने श्री रविंद्र नाथ जैन को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति की घोषणा की है। अमेजन ने उन्नत वॉयस असिस्टेंट्स के लिए जनरेटिव एआई के साथ अलेक्सा को पुनः डिजाइन किया है। यूरोपीय संघ ईयू ने संकेत दिया है कि भारत को संघ के कार्बन बॉर्डर लेवी और वनों की कटाई विनियमन के मामले में छूट मिलने की संभावना नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ के समय और दायरे के बारे में भ्रम पैदा किया है।
चीन पर टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को डेटा से अधिक नुकसान होने का खतरा है। यूक्रेन ट्रंप के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। यूनिस्प्लेंडर ने $1 बिलियन हांगकांग लिस्टिंग के लिए बैंकों से संपर्क किया है। नोवामा ने परिचालन डेटा पारदर्शिता मुद्दों और आर्थिक मंदी के जोखिमों के कारण स्पाइसजेट का लक्ष्य मूल्य 14% कम कर दिया है। इसके वित्तीय दृष्टिकोण पर प्रभाव का पता लगाएं। स्पाइसजेट का शेयर मूल्य 4% से अधिक गिर गया है। हालांकि कंपनी ने काले में लौटकर Q3 का शुद्ध लाभ 26 करोड़ रुपए दर्ज किया है। ट्रंप ने $5 मिलियन गोल्ड कार्ड वीजा को सौदा कहा कि यह पागल की तरह बिकेगा। नाइट्स के नए आरोप, कंपनी ने दावों का खंडन किया। मंत्रालय ने आंतरिक आकलन में विफल रहे 350 से अधिक प्रशिक्षुओं के निष्कासन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो ये रहे कॉर्पोरेट न्यूज। मनोज जी, आप बताइए कि गोल्ड मार्केट है, आप उसको आने वाले एक साल में आप क्या कहेंगे कि वेयर इज द मार्केट हेडेड? यहाँ पे अगर हम सोने की बात करें प्रिया जी, तो हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 8 से 10 सालों से लगातार जो है बढ़त सोने के मार्केट में बनी हुई है। और सोने ने दूसरे सारे ही असेट क्लास को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम CAGR रिटर्न से कंपैरिजन करें, तो कहीं ना कहीं सारे ही असेट क्लास को पिछले एक डिकेड में जो है सोने ने बीट किया है। तो सोने में जो तेजी है वो मुख्यतया हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, उसके चलते सोने की जो चमक है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। जहां तक सोने की कीमतों का सवाल है, तो अभी हमारा मानना है कि $3,000 प्रति ट्राउंस इंटरनेशनल मार्केट में एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस सोने के लिए बना हुआ है। और अगर ये रेजिस्टेंस लेवल के पार सोना निकलता है, तो इस वर्ष के आखिर तक हम एक बार 3150 से $3200 तक इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों को देख सकते हैं। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें, तो हमारा मानना है कि 88,000 जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे साइकोलॉजिकल जो है रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। और उसके पार अगर कीमतें निकलेगी, तो फिर हम यहाँ 90,000 से 92,000 तक भी जो है कीमतों को जाते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ सोने के लिए पॉजिटिव ही बना हुआ है। और हमारा मानना है कि कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $3150 और भारतीय बाजारों में 90 से 92,000 डॉलर तक जो है 90 से 92,000 रुपए तक प्रति 10 ग्राम जो है जा सकती है। जी। तो करंटली क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं? सोने की कीमतों को ड्राइव करने वाली जो सबसे बड़ी चीज है, वो यहाँ पे जो चिंता बनी हुई है ग्लोबली, और वो डर के कारण ही हम देख रहे हैं कि जो सेफ हेवन जो निवेश है सोने में, वो लगातार बढ़ रहा है। और डर की मुख्य वजह यहाँ पे जब से यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रम्प जीत करके आए हैं, और जिस तरह से वो धड़ाधड़ जो है टैरिफ को लेकर के बयान दे रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं एक भय का जो है वातावरण निर्मित होता हुआ नजर आया है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो सोने की चमक जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। तो बिल्कुल जिस तरह से अनसर्टेनिटी है, वो सबसे बड़ा कारण यहाँ पे सोने की कीमतों में बढ़त के पीछे जो है वो माना जाना चाहिए। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट होता है गोल्ड प्राइसेस पर? जियोपॉलिटिकल टेंशन भी यहाँ पे सोने की कीमतों को पॉजिटिवली ही इम्पेक्ट करते हैं। और जब जब भी यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं, तो उसके चलते सेफ हेवन डिमांड जो है वो सोने की देखने को मिलती है। पहले भी हमने देखा है कि जब मिडल ईस्ट में तनाव था, इसराइल हमास के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो उसके चलते कीमतों में सपोर्ट्स बने हुए थे। इसराइल के साथ ही अगर हम बात करें, तो रशिया यूक्रेन का वॉर जो है पिछले 3 सालों से चल रहा है, तो उसके चलते भी सेफ हेवन डिमांड जो है वो सोने में इमर्ज होती हुई दिखी थी। हालांकि अभी यूएस प्रेसिडेंट काफी प्रयास कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो सीज फायर डील हो जाए, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सेशन में कुछ रिस्क प्रीमियम जो है वो इरेज होते हुए दिख रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन का यहाँ पे सोने की कीमतों पे पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। सेठी सर, आपके सवाल। ये अपने पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज होना चाहिए? गोल्ड का भी बढ़ाना है कि कम करना है? पहले अभी आइडियली सेठी साहब, हम पहले जो है पुराने समय में 10% की बात करते थे, और उसको हमने पिछले 4-5 सालों से लगातार निवेशकों को बोल रहे थे कि वो 15% होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो है ग्लोबली अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन में
जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो जो अलोकेशन है वो 20% तक अब यहाँ पे किया जा सकता है पोर्टफोलियो में प्रीशियस मेटल्स का। तो ऐसा कोई प्रोविजन है कि डॉलर में भी इन्वेस्ट कर सके व्यक्ति? डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर में यहाँ पे लिमिटेशंस होती है, आरबीआई के जो है गाइडलाइंस होते हैं उसके अनुसार जो है $2 लाख तक का निवेश किया जा सकता है। लेकिन निवेश के लिए सबसे बेहतर विकल्प जो है भारत में रुपी में ही है, वो आप कर सकते हैं। और काफी सारे विकल्प है। यहाँ पे आप एमसीएक्स में डीमेट अकाउंट ओपन करके डिलीवरी ले सकते हैं। और साथ में आप गोल्ड के ईटीएफ खरीद सकते हैं। उसके बाद डिजिटल गोल्ड आप ले सकते हैं, फिजिकल ले सकते हैं। तो काफी सारे विकल्प हैं। तो रुपी में जो निवेश का विकल्प वो सबसे बेहतर है। और उसी का जो चुनाव है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर को करना चाहिए। गोल्ड का अगर कंपैरिजन करें सिल्वर और प्लेटिनम के साथ, तो क्या कुछ दूसरा फायदेमंद हो सकता है ज्यादा उनसे? गोल्ड बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक रियल असेट है। और ये जो असेट क्लास है ये आपको हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के साथ ही जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहती है उसको भी यहाँ पे हेज करने में मदद करता है। जहां तक जो दूसरे प्रीशियस मेटल का सवाल है, चाहे वो प्लेटिनम हो या सिल्वर हो, यह प्रीशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो कहीं ना कहीं जो 100% प्रीशियस मेटल की अगर हम बात करें तो वो सोना ही बेहतर विकल्प है। लेकिन बीइंग इंडस्ट्रियल मेटल, अगर आप इकोनॉमी को देखते हैं और अगर मेटल के ऊपर आपकी समझ है और आप ये जानकारी रखते हैं कि इंडस्ट्रियल मेटल्स की डिमांड बढ़ रही है, तो उस लिहाज से आप प्लेटिनम और सिल्वर को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जहां तक प्रीशियस मेटल का सवाल है तो सोना जो है वो 100% प्रीशियस मेटल और हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी जो है वो माना जाता है। तो सोना जो है प्रीशियस मेटल में सबसे बेहतर विकल्प है। उसके बाद आप चांदी का चुनाव कर सकते हो और प्लेटिनम को यहाँ पे आखिरी में रखना चाहिए। मतलब मनोज जी, गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड में क्या फर्क है मैंने? रिस्क एंड रिवार्ड कैसे है उसमें? गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड बेसिकली यहाँ पे सोने के भाव से ही दोनों के प्राइस जो है वो ड्राइव होते हैं। फिजिकल गोल्ड में आपको जो बड़ी परेशानी हम कहते हैं कि एक तो आपको यहाँ पे जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं मेकिंग चार्जेस आपको लगता है। दूसरा जो जीएसटी है 3% वो लगता है। उसके साथ ही जो भारत सरकार की इंपोर्ट ड्यूटी है लगभग 6.5%, उसका पेमेंट आपको देना पड़ता है जब आप फिजिकल गोल्ड करते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको उसका स्टोरेज और इंश्योरेंस को लेकर के जो है हमेशा चुनौतियां रहती है। वहीं अगर आप गोल्ड ईटीएफ को अगर खरीदते हैं या उसमें निवेश करते हैं तो ये आप अपने डीमेट अकाउंट में शेयर्स के भांति जो है उसको रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो इंपोर्ट ड्यूटी जो फिजिकल गोल्ड में लगती है तो वो गोल्ड ईटीएफ में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं रहती है। दूसरा यहाँ पे जो जीएसटी है 3% वो भी नहीं रहता है। तीसरा यहाँ पे फिजिकल गोल्ड नहीं होने के चलते कोई मेकिंग चार्जेस भी नहीं होते हैं। तो जिन लोगों को केवल निवेश करना है उनके लिए फिजिकल के बजाय गोल्ड ईटीएफ बेहतर विकल्प है। जहां तक भाव का सवाल है तो जिस तरह से सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है उसका साफ तौर पर असर फिजिकल गोल्ड के साथ साथ गोल्ड ईटीएफ में भी रहता है। तो भाव के लिहाज से दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका जो मेन मोटो जो है वो अगर निवेश का है, मेन उद्देश्य आपका निवेश का है, तो गोल्ड ईटीएफ बेहतर विकल्प है। वहीं अगर आपको ज्वेलरी के फॉर्म में रहना है तो फिर आप वहां पे जो है फिजिकल गोल्ड की तरफ देख सकते हैं। अच्छा, वैसे तो फिजिकल गोल्ड में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छा है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छा था, लेकिन भारत सरकार ने वर्ष 2024 के बाद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को डिसकंटिन्यू कर दिया है। और अब शायद भारत सरकार जो है नए इशू जो है गोल्ड बॉन्ड के लेकर के नहीं आएगी। तो उस लिहाज से अभी गोल्ड ईटीएफ सबसे बेहतर विकल्प है। और हमने देखा भी है कि जनवरी महीने में जो गोल्ड ईटीएफ में जो होल्डिंग है उसमें लगभग 400% की वृद्धि जो है भारत में देखने को मिली थी। और जो अलोकेशन है वो बढ़कर के लगभग 2,500 करोड़ के पार निकलता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पे जो निवेशक है उनका रुझान तेजी से गोल्ड ईटीएफ की तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटे से छोटा निवेशक भी जो है गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकता है। और जिस तरह से हम बाकी एसेट क्लास में यहाँ लगातार प्रेशर देख रहे हैं, ग्लोबली अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो ऐसे में निश्चित रूप से गोल्ड ईटीएफ एक बेहतर विकल्प है और निवेशक उसी की तरफ जो है आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी इन्फ्लेशन के सामने हेज कैसे है और कितनी मजबूत है हेज ये? इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में गोल्ड सबसे बेहतर जो है हेज का विकल्प है। जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वैसे वैसे आपकी जो रुपी की जो वैल्यू है वो कम होती है, आपकी परचेसिंग पावर कम होती है।
तो ऐसे में गोल्ड जो है वो रियल असेट है, तो आपका जो भी इन्फ्लेशन के चलते आपका परचेसिंग पावर का इम्पेक्ट कम होता है, तो कहीं ना कहीं सोना आपकी जो है उसकी आपकी जो परचेसिंग पावर है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो इसलिए सोने को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो है सबसे बेहतर हेज का विकल्प माना जाता है। और इस बार तो गोल्ड में डबल एप्रिसिएशन मिला लोगों को। एक तो गोल्ड का प्राइस एप्रिसिएशन और दूसरा रुपए का जो एप्रिसिएशन हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पे जब जब भी इन्फ्लेशन रहता है या कोई अनसर्टेनिटी बनती है, तो उसके चलते हम देखते हैं कि रुपये में डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। तो सोने के कीमतों में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो वृद्धि आती है उसका फायदा तो आपको मिलता ही है, लेकिन साथ में अगर आपकी करेंसी में अगर कोई डेप्रिसिएशन आ रहा है तो उसका भी जो है बेनिफिट आपको मिलता है। तो इसीलिए सोने को जो है एक बेस्ट हेजिंग का विकल्प जो है हमेशा से माना जाता रहा है, और वो कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्टिव को है लगातार फुलफिल कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो उनकी गोल्ड प्राइस में, गोल्ड के भाव में और इंटरेस्ट रेट में क्या लिंक है जो ब्याज में लगाती है बैंक? ब्याज दरों में हम कह सकते हैं कि साफ तौर पर यहाँ पे इनवर्स कोरिलेशन होता है। जब जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है तो यहाँ पे जो है कीमतों में एक प्रेशर देखने को मिलता है सोने में, क्योंकि जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है तो डॉलर की जो बढ़त है वो बढ़ती है, और उसके चलते यहाँ पे सोने में निवेश जो है थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है। साथ ही ब्याज दरों में बढ़त आने से जो बॉन्ड की जो दरें हैं उनमें भी बढ़त देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक जो सेफ हेवन डिमांड है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। तो उसका एक यहाँ पे इन्वर्स कोरिलेशन रहता है, लेकिन जब ब्याज दरों में कमी आती है तो फिर जो डॉलर और बॉन्ड का पैसा है वो वापस यहाँ पे सोने में जो है आता हुआ नजर आता है। तो एक इन्वर्स कोरिलेशन हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं सोने में और ब्याज दरों में। अच्छा, जो डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है तो ये गोल्ड को कैसे प्रभावित करता है? ये उसका भाव कम कर देता है ये? डॉलर में मजबूती आ रही थी, लेकिन अभी यहाँ डॉलर थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से यूएस के जो इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं वो लगातार खराब आ रहे हैं, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि डॉलर में ऊपरी लेवल्स पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। जहां तक डॉलर की मजबूती का सवाल है, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर डॉलर में मजबूती आती है तो वो सोने की कीमतों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर डॉलर में मजबूती आती है तो सोने में जो निवेश है वो घट जाता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि डॉलर एक स्टेबिलिटी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फरवरी मंथ में बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ चाइना ने जो अपनी ट्रेजरी है उसमें डॉलर की काफी बिकवाली की थी उनकी करेंसी को स्टेबल करने के लिए। तो उसका असर यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पे पड़ता हुआ नजर आया था। तो हम कह सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स में एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं सोने की वो भी यहाँ पे स्टेबल होती हुई दिख रही है। ठीक है जी। जी। मनोज जी, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को? आज जहां तक लंबी अवधि के निवेशक हैं तो उनको सोने में निवेश जो है वो बरकरार रखना चाहिए। अगर कोई भी गिरावट आती है तो एसआईपी के रूप में निवेश करते रहें। लंबी अवधि के जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी पॉजिटिव है, लंबी अवधि के फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन छोटी अवधि के जो ट्रेडर है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच करें, क्योंकि एक अच्छी बढ़त के बाद एक यहाँ पे जो है मुनाफा वसूली का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म में बना रह सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें एक बार 2840 से $2800 और भारतीय बाजारों में 83,500 से 83,000 तक आ सकती है। तो ट्रेडर्स को थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। वहीं गिरावट में जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो अपने निवेश को जारी रखें और एसआईपी के रूप में निवेश को कंटिन्यू कर सकते हैं। मनोज जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और एडवाइस देने के लिए। थैंक यू सर। नमस्ते। तो जी नमस्ते बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।